हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। 1857 के रिवॉल्ट यानी 1857 के विद्रोह के हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज का ये वीडियो थर्ड और लास्ट पार्ट है। मैंने जितने भी डायमेंशन हो सकते थे 1857 के विद्रोह से, जो क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चंस हो सकते थे, सारे कवर कराए हैं। और अगर कोई पार्ट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे शॉर्ट वीडियो या फिर 2-3 मिनट के वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगी। तो आज का हमारा, अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि, कारण पूछ रहा है। ठीक है, क्यों सफल रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों के समर्थन में रहा, छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र में क्रांतिकारियों को सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाया। तो देखिए, इसका जो कई कारण थे 1857 के विद्रोह की असफलता के, लेकिन जो मेन कारण था वो ये था कि कई जगहों में मतलब खास करके राजपूत राज्यों की बात हो रही है तो आप राजस्थान वाला रीजन ले। राजस्थान वाले रीजन में बहुत कई राजपूत राज्य जो थे वो स्थानीय शासकों जो ने ही क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, वहां पे स्थानीय शासकों ने ही क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम निकलसन को याद करें तो निकलसन कहाँ का विद्रोह दबाने के लिए नाम आता है? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली में हडसन और निकलसन विद्रोह दबाए थे। निकलसन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हडसन दबाए थे विद्रोह। और निकलसन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हडसन के द्वारा दिल्ली का विद्रोह दबाया गया था। और रही जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस की बात, ठीक है, इन तीनों की बात, नील, हैवलॉक और लॉरेंस की बात, तो ये तीनों थे जो लखनऊ के विद्रोह को दबाने के टाइम में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लखनऊ में बहुत ही स्ट्रांगली लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए, 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद बहुत सारे लोग थे जो उस विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, कोई उसे षड्यंत्र कह रहा है, कोई उसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह रहा है, कोई उसे सिपाही विद्रोह कह रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सभी को कवर करेंगे, सभी को देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। विद्रोह में इतिहासकारों का मत, जॉन लॉरेंस और सीले थे। ठीक है, लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था, यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। वहीं पर जॉन लॉरेंस कहा था, यदि विद्रोहियों में कोई एक नेता होता तो हम सदैव के लिए हार जाते। देखिए, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रहे हैं, कानपुर से नाना साहब लड़ रहे हैं, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे हैं, जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़ रहे हैं, फिर लखनऊ वाले क्षेत्र से बेगम हजरत महल लड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन इन सबका टाइमिंग अलग अलग था। ठीक है, एक संयोजित योजना नहीं थी किसी की भी। ठीक है, और कोई एक नेता, बहादुर शाह जफर को तो चुना गया था, लेकिन वो नेतृत्व करने की हालत में नहीं थे। ठीक है, वो खुद ही इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि क्या अपने आप को संभालें, तो ही बहुत बड़ी बात है। तो सदैव के लिए हार जाता है। जॉन सीले क्या कहते हैं? यदि विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित, यह विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका ना कोई नेतृत्व था, ना कोई जन समर्थन। अब ना कोई जन समर्थन का क्या मतलब है? क्योंकि जो शिक्षित वर्ग रहा है वो 1857 के विद्रोह के टाइम में तटस्थ था। ठीक है,
फिर एक बहुत ही फेमस कोटेशन आता है बेंजामिन डिजराइली का। ठीक है, डिजराइली का क्या कोटेशन आता है, यह 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह था, इन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और मेटकॉफ और पर्सिवल स्पीयर क्या कहते हैं, यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। ठीक है, मेटकॉफ और पर्सिवल स्पीयर क्या कहते हैं, यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। फिर टी आर होम्स का कहना है, देखिए होम यानी घर होता है। ठीक है, तो वहां घर में हमें क्या सिखाई जाती है, सभ्यता सिखाई जाती है। ठीक है, सभ्यता सिखाई जाती है। तो टी आर होम्स का कहेंगे यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। फिर पी रॉबर्टसन ने क्या कहा है, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। फिर रोज का क्या कहना है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रोज अलग ही टेंजेंट में जा रहा है, इसने क्या कहा था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। फिर आते हैं जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ये क्या कहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, पूछा जाता है। ठीक है, तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, या आउट्रम और टेलर ने। फिर आता है टी व्हीलर। व्हीलर क्या कहते हैं, एशियाई प्रकार का विद्रोह था। व्हीलर क्या कहते हैं, ये एक एशियाई प्रकार का विद्रोह था। फिर आते हैं रॉबर्ट्स एवं मिसेस कुपलैंड। ठीक है, मिसेस कुपलैंड ये क्या कहा था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था। रॉबर्ट्स और ये मिसेस कुपलैंड थी जिन्होंने क्या कहा था, इसे मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। और जॉन ब्रूस नार्टन ने इसे क्या कहा है, जॉन ब्रूस नार्टन ने 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को नागरिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी है, ये कहा है ब्रूस नार्टन ने। ठीक है, रोज क्या कहते हैं, ईसाई धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र धर्म युद्ध था। ठीक है, आउट्रम टेलर क्या कह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। टी व्हीलर क्या कह रहे हैं, एशियाई प्रकार का विद्रोह था। फिर 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था। ठीक है, 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, तो ये दिया था विनायक दामोदर सावरकर ने। बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। अभी जैसे पहले हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि विदेशी इतिहासकारों का क्या मत रहा है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अपने देश के इतिहासकारों का क्या महत्व रहा है। देखिए बी डी सावरकर क्या कहते हैं यहाँ पे, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। फिर एस एन सेन, ठीक है, ये एस एन सेन है, इनकी बुक आई थी 1857, बुक का ही नाम था 1857। ये कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी ठीक 100 साल बाद यानी 1957 में। कुछ धर्म के लिए, तो एस एन सेन क्या कहते हैं, कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। जो कुछ था धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। आरसी मजूमदार का कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट में चले गए हैं आरसी मजूमदार, ठीक है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तथाकथित प्रथम इन्होंने कहा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही न ही राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या कहते हैं, ये ना तो राष्ट्रीय संग्राम था, न ही पहला था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अशोक मेहता क्या कहते हैं, अशोक मेहता कहते हैं कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, अशोक मेहता क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। विपिन चंद्र कौन है, विपिन चंद्र की बुक यूपीएससी में बहुत ही मतलब पढ़ी जाती है। ठीक है, मेंस के लिए खास करके इनकी बुक बहुत ही अच्छी है विपिन चंद्र की। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ठीक है, पीसी जोशी क्या कहते हैं, पीसी जोशी कहते हैं यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव था। पीसी जोशी राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ विप्लव मानते हैं इसे। फिर मुंशी जीवनलाल या मोइनुद्दीन, ठीक है, मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, ये इसको सैनिक विद्रोह मानते हैं 1857 के विद्रोह को। फिर आता है बहुत ही फेमस कोटेशन, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खान और जवाहरलाल नेहरू, तीनों का एक ही कहना था
कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नियमित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नियमित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ठीक है, आप इस एक्सप्लेनेशन को एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब आता है स्वाधीनता आंदोलन के, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। सरकारी इतिहासकार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक्सप्लेनेशन में, जो एस.एन. सेन थे, यही हमारे सरकारी इतिहासकार थे 1857 के समय। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी 1857, यानी 1857 ही नाम था बुक का। ये कब प्रकाशित हुई थी, ये ठीक 100 साल बाद यानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1957 में। 1857 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। और क्या था, हाँ 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन थे भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाले? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान ने क्या किया था, पहली बार 1857 की विप्लव को मतलब भारतीयों के लिए लिखा था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब बगावत हिंद। असबाब बगावत हिंद ये बुक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस बुक को किसने लिखा, इसके लेखक कौन है? तो असबाब बगावत हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। 1859 में प्रकाशित हुई थी और 1857 के विद्रोह के कारणों की इसमें चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन का हल आप तो बताइए। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है। एक बहुत ही फेमस कोट है, किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, ताराचंद ने या वी.डी. सावरकर ने? किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने। ठीक है, आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, द स्पॉयम यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 है या रिबेलियन ऑफ 1857। द स्पॉयम यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था। ठीक है, अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखिए, पहली बात तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब अंतिम चार्टर एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट था, वो अंतिम चार्टर एक्ट था। तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तब तक शासन कर सकती है जब तक कि वो करने लायक है। ठीक है, और 1857 की क्रांति के बाद ये समझ में आ गया था कि अब एक कंपनी शासन नहीं कर पाएगी। इसीलिए पहला फैसला क्या लिया गया था कि अब कंपनी से शासन छीनकर किसको दे दिया जाए? क्राउन के हाथ में, यानी महारानी शासन खुद संभालेंगी। ठीक है, तो फिर जो 1857 की क्रांति के टाइम में अगले साल जब 1858 तक सब कुछ ठंडा पड़ा, तो नवंबर के महीने में ही महारानी ने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में, मतलब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारतीय प्रशासन को ले आई थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया। एक भारत मंत्री या भारत सचिव 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1856 से 58 तक का जो कैनिंग का कार्यकाल था वो गवर्नर जनरल के रूप में था। फिर 1858 से जो 62 तक का कार्यकाल था वो इन्होंने वायसराय के रूप में संभाला था। ठीक है, अगला है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को, और ये सब कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ पे घोषणा, कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा था? इलाहाबाद में। आपको मैंने बताया है, अभी इलाहाबाद ही याद रखिए, प्रयागराज शायद ही पूछे एग्जाम में इलाहाबाद देगा या फिर प्रयागराज देगा, तो फिर आपको
समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इलाहाबाद का ही तो नाम आज प्रयागराज है, लेकिन तब ये इलाहाबाद में पढ़ा गया था कैनिंग के द्वारा। क्यों पढ़ा गया था इलाहाबाद में? क्योंकि इसने अपना अस्थायी कार्यालय तब इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 का घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे सबको ठंडा करने के लिए, सबका गुस्सा ठंडा करने के लिए, लेकिन जो रियासतों को हड़पने की नीति थी वो समाप्त कर दी जाएगी कहा था, और ये समाप्त भी हुआ था। ठीक है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, कोई बनाए नहीं रखा गया। भारतीयों एवं यूरोपियों में सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, नहीं मिला था। ठीक है, बल्कि इसके बाद क्या हुआ था, सेना में भारतीयों और ब्रिटिशर्स के अनुपात को बढ़ाया गया था। अगला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो सर्वाधिक सहायता की थी, किसने की थी? वही जिनके दरवाजे रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं खोले गए थे। ठीक है, उन्हीं के बोलना चाहिए गेट पे खड़ी थी, क्या जो महल का गेट नहीं होता उसी के सामने खड़ी थी, और सिंधिया ने दरवाजा नहीं खोला कि कहीं ब्रिटिशर्स उनके भी खिलाफ ना चले जाएं करके। ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया का नाम इसमें कुख्यात है कि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? देखिए, 1857 का विद्रोह जैसे ही खत्म हुआ ना, कई आयोग गठित हुए थे, लेकिन सेना के पुनर्गठन से संबंधित है पील आयोग, पील कमीशन। ठीक है, पील आयोग का गठन किया गया था सेना के पुनर्गठन के लिए, और इसी के बाद क्या डिसीजन लिया गया कि जो सेना है उसमें ब्रिटिशर्स की मतलब ब्रिटिश सेना का अनुपात बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रमुख कमीशन देख लेते हैं हम। पहला आता है इनाम कमीशन। इनाम कमीशन आया था 1854 में। डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए बंबई में इनाम कमीशन गठित किया। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली। कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा गया था। ठीक है, इनाम कमीशन। पील कमीशन कब गठित किया गया था? 1858 में। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। आता है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन क्यों गठित हुआ था? सैनिक की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। अगला है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम का खिताब दिया था? साहबे आलम। तो देखिए, जो बहादुर शाह जफर थे ये कहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ये कर रहे थे दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन जो मेन जैसे होता है ना कि एक सामने है फिर पीछे कोई मेन पर्सनालिटी खड़ी है, तो इनको प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने रखा गया था, लेकिन जो इनके पीछे जितने भी कार्य कर रहे थे, जितनी भी योजनाएं बन रही थी, वो काम बख्त खान के द्वारा किए जा रहे थे। ठीक है, बख्त खान ही था जिसे साहबे आलम बहादुर का किताब दिया गया था। 1857 अगला है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो देखिए, जो मेन कारण है वो यहाँ पे तीनों ही है। ठीक है, अंग्रेजों के पास सैनिक श्रेष्ठता थी, उनके पास नए नए वेपन्स थे, बंदूक थी। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी थी, और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। 1857 पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी कमी ही ये थी कि उनकी एक कोई सुनियोजित योजना नहीं थी और कोई एक यूनाइट कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, सब अपने अपने टाइम पे अलग अलग टाइम पे लड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के लिए उन्हें दबाना बहुत ही आसान था। ठीक है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, बिल्कुल अभाव था। शिक्षित वर्ग इसमें तटस्थ रहा था, और कई तो राजपूत राज्य जो थे वो भी तटस्थ रहे थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जब कालपी के युद्ध में मतलब शहीद हुई थी, उसके बाद तात्या टोपे थे
जो फिर मतलब वहां से भाग गए थे। ठीक है, वहां से भाग गए का मतलब ये नहीं कि वो युद्ध छोड़ के भाग गए। युद्ध में जैसे युद्ध हार गए ना, तो फिर कहीं और से जाके अंग्रेजों के साथ लड़ने का प्रयास किए। तो वही गए थे अपने मित्र के पास। मित्र मानसिंह था, उनके मित्र का नाम मानसिंह, और मानसिंह जो था वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। ठीक है, तो मानसिंह ने ही तात्या टोपे को धोखा दिया था, जिसके बाद क्या हुआ था, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला था। ठीक है, अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह का एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 का विद्रोह का स्थान और आरंभ सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लखनऊ 4 जून, मेरठ 10 मई, बैरकपुर 29 मार्च। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो झांसी है, यहाँ पे जो युद्ध था वो 4-5 जून को ही शुरू हो गया था। ठीक है, 17 जून आते आते जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको अपना महल छोड़ना पड़ा था। तो आज का एमसीक्यू सेशन यहीं तक था। अब ये तीनों वीडियोस के माध्यम से मैंने 1857 की क्रांति के हर डायमेंशन को कवर कराया। आप जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आगे इसके बाद ना हम वो पढ़ेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस आए थे भारत, तो उनकी कोठियां कहाँ कहाँ पे थी, क्या क्या प्रमुख कार्य थे, कौन से युद्ध के द्वारा किसका कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा किसके किसके मध्य लड़ा गया, विद्रोह का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो अगर आप अभी तक विद्यालय से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।